अमूमन कम होता है, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को भी कोई चुनौती दे रहा है। गांधी बनाम गहलोत की जंग और बड़ी हो गई है। युवराज भारत जोड़ने में जुटे हैं, दक्षिण भारत में हैं, लेकिन यहां पार्टी टूटती जा रही है, खंड खंड हो रही है, पार्टी जुड़ नहीं रही है, लेकिन राहुल गांधी देश जोड़ रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। काश अपने नेताओं को जोड़ पाते इस तस्वीर की तरह, लेकिन नेता टूट रहे हैं, पार्टी टूट रही है, और पार्टी टूटेगी तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन गांधी के सामने गहलोत कैसे चुनौती बन गए, कैसे बगावत पेश कर दी, यह अब से पहले कभी नहीं हुआ था। अशोक गहलोत बहुत करीबी कहलाते थे राहुल गांधी के, लेकिन हुआ ये, राहुल गांधी पायलट को सीएम बनाना चाहते हैं, गहलोत पायलट के सख्त खिलाफ हैं। राहुल गांधी गहलोत को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, गहलोत पार्टी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं। बात यह है, राहुल गांधी गहलोत को सीएम पद छोड़ने को कह चुके हैं, लेकिन गहलोत अध्यक्ष और सीएम पद दोनों पर रहना चाहते हैं। राहुल गांधी नए सीएम की रायशुमारी के लिए पर्यवेक्षक भेजा था, लेकिन गहलोत ने पर्यवेक्षकों को कोई भाव नहीं दिया। इतनी ज्यादा भद हुई पर्यवेक्षकों की कि वापस दिल्ली लौट कर आए। राहुल गांधी पर्यवेक्षकों से बात कर हल निकालने को कहा था, लेकिन गहलोत ने मामला समर्थक विधायकों पर टाल दिया, और यह पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था। कल जो भी राजस्थान में हंगामा हुआ है, पूरी पटकथा लिखी गई थी, एक एक कदम किसने कहां जाना है, क्या बोलना है, सब तय था। राहुल गांधी गहलोत को बागी विधायकों को मनाने को कह रहे हैं, लेकिन गहलोत के समर्थकों के साथ अलग मीटिंग की गई। राहुल गांधी ने गहलोत से नाराजगी का इजहार किया, लेकिन गहलोत समर्थकों ने इस्तीफा सौंप दिया और धमकी दी। राहुल गांधी अनुशासन बनाए रखने पर जोर दे रहे थे, लेकिन गहलोत समर्थकों ने पार्टी तोड़ने की धमकी दे दी है। राहुल गांधी की फजीहत इससे ज्यादा शायद हो नहीं सकती थी। गांधी के सामने गहलोत चुनौती बन गए। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे, क्या सच है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। अशोक गहलोत, सचिन पायलट। अशोक गहलोत आला कमान जो करेगा कांग्रेस कितने पे? पायलट। राजस्थान की जनता अशोक गहलोत को चाहती है, बिना अशोक गहलोत राजस्थान नहीं चल सकता। पायलट साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, गरीब के लिए, किसानों के लिए। तो क्या खंड खंड हो जाएगी कांग्रेस? क्या वाकई कांग्रेस मुक्त हो जाएगा हिंदुस्तान? पहले भले ही ये मजाक लगता हो, बीजेपी की कोरी कल्पना लगती हो, लेकिन अब ये सच होता दिख रहा है। देश में दो ही ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की अपनी सरकार है, और उनमें से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कांग्रेस के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। अब तक गांधी परिवार के सिपासालार माने जाने वाले गहलोत ने सोनिया और राहुल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे, उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है, और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए, और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे, उनको सबको मानना पड़ेगा। माकन और खड़गे की बेबसी ये बताने के लिए काफी है कि अब ये मामला हाथ से निकल चुका है। गहलोत इतनी दूर निकल चुके हैं कि उनका लौटना मुश्किल है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी होते होते कांग्रेस के सफाए के सफर भी पूरा हो जाएगा? क्योंकि गोवा के बाद राजस्थान में भी बगावत हो चुकी है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो, नहीं है, कोई भी नहीं। कौन से दो पद है? एक ही पद है। कुल मिला के एक पद है मुख्यमंत्री का। और आइए वहां से बैरंग लौट कर आए दो पर्यवेक्षक, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। गए थे शान से कि मुख्यमंत्री तय करके लौटेंगे, लेकिन जो हालत हुई है ये देखिए। वापस आए और उसके बाद आज 10 जनपद पहुंचे, सोनिया गांधी के आवास पहुंचे हैं, सोनिया गांधी को बताने कि वहां कैसे भत पिटी है राजस्थान में और क्या क्या हुआ। आइए अब आपको बताता हूं। सीधी बगावत,
सवाल यह है, क्या कांग्रेस टूटने जा रही है? राजस्थान में भी दो फाड़ हो जाएगी पूरी तरह से। आखिर गहलोत का अगला एक्शन क्या होगा और राहुल गांधी क्या करेंगे? देखिए सर, यह है तैयारी। तो बगावत की स्थिति बन गई है पूरी तरह से। ये जो आप देख रहे हैं, जो आग लगी है, कुछ ऐसे ही आग पार्टी में भी लगी हुई है। बगावत से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं इस वक्त और आशंका है कि राजस्थान में पार्टी टूट जाएगी, उस तरफ बढ़ रही है। गहलोत पर अगर कार्रवाई हुई तो भी पार्टी टूटेगी, कार्रवाई नहीं होगी तो भी टूटना तय है, क्योंकि दो बड़े नेता आमने सामने हैं। क्योंकि तब पायलट के पास विकल्प कम बचेगा। पायलट आखिर करेंगे क्या? ऐसे में गहलोत को लेकर आला कमान बहुत ज्यादा सख्त है, नाराज भी है। आला कमान ने पर्यवेक्षकों से लिखित रिपोर्ट मांगी, अजय माकन और खड़गे से, कि लिखित में दीजिए हुआ क्या। यह रिपोर्ट दोनों पर्यवेक्षक आज उन्हें सौंप देंगे, ऐसी संभावना है। मतलब रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होनी तय है, क्योंकि गहलोत गुट ने इस वक्त सारी हदें पार कर दी हैं, जो कुछ तमाशा हुआ है। और दोनों पर्यवेक्षक के सामने 3 शर्तें रख दी हैं। अब देखिए 3 शर्तें क्या हैं। पहली शर्त यह कि पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, पहली शर्त। दूसरी शर्त है फैसला 19 अक्टूबर के बाद किया जाए। क्यों 19 के बाद? क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। तीसरी शर्त, पर्यवेक्षकों से केवल ग्रुप में बात करने को कहा गया है, अकेले बात नहीं करेंगे। पार्टी का कहना है कि गहलोत की शर्तें मानने लायक ही नहीं है, यह कह दिया गया है, क्योंकि जो अध्यक्ष होगा वो खुद अपना फैसला करेगा। और इस बीच पिक्चर में कमलनाथ की एंट्री भी हो गई है। दिल्ली बुला लिया गया कमलनाथ को। चर्चा है कि कमलनाथ पार्टी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। खबर यह भी है कि कमलनाथ ने कहा वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। इसके अलावा मुकुल वासनिक के नाम पर भी चर्चा हो रही है, यानी गहलोत का अध्यक्ष पद से एग्जिट हो गया है। गहलोत अगर सीएम रहेंगे तो फिर अध्यक्ष नहीं बनेंगे। दिग्विजय सिंह, खड़गे और वेणुगोपाल भी अध्यक्ष पद की दौड़ में आ गए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अजय माकन क्या कुछ कह रहे हैं। शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं, ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे, तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे। और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगी। लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। सोचिए जरा, जिन विधायकों ने कल न माकन की सुनी न खड़गे की सुनी, अपनी मर्जी की कर रहे थे, वो विधायक आज मौज काट रहे थे। ये देखिए जरा, ताली बजा रहे हैं पोलो ग्राउंड में। पोलो ग्राउंड में कांग्रेस के वो विधायक, देखिए सीपी जोशी भी बैठे हुए। ये विधायक जो कल सीधे चुनौती दे रहे थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, ये विधायक आज पोलो का मजा ले रहे थे। ये देखिए पोलो ग्राउंड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। बीजेपी अब खिंचाई कर रही है। बीजेपी जो कुछ तमाशा राजस्थान में हो रहा है उस पर सवाल कर रही है। देखिए जरा, कपिल मिश्रा किस तरह से मजे ले रहे हैं। कपिल मिश्रा लिख रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, लिख रहे हैं, मालिक को अपनी जगह, अध्यक्ष किसी गुलाम को बनाना है। यानी राहुल को अध्यक्ष बनाना है किसी गुलाम को, गुलाम को अपनी जगह, सीएम अपने गुलाम को बनाना है। यानी अशोक गहलोत को सीएम बनाना है किसी अपने समर्थक करीबी को। गुलाम के गुलामों ने गुलाम के मालिक से बगावत कर दी। शहजाद पूनावाला लिख रहे हैं, भाई राजस्थान कांग्रेस को जोड़ा पहले, भारत जोड़ो बाद में कर लेना। यानी राजस्थान कांग्रेस को पहले जोड़ लो। गजेंद्र सिंह शेखावत लिख रहे हैं, बाड़ेबंदी की सरकार एक बार फिर बाड़े में जाने को तैयार है।
भूपेंद्र यादव ने लिखा है, कृपया पहले इन्हें जोड़ें। राहुल गांधी पर कटाक्ष था। दिया कुमारी लिख रही, बीजेपी सांसद भारत जोड़ने चले थे, राजस्थान तोड़ने पर आ गए, अब अंत नजदीक है। अरुण सिंह लिख रहे हैं, बीजेपी महासचिव, राजस्थान की जनता त्रस्त है, जंगल राज एवं भ्रष्टाचार है, कांग्रेस कुर्सी बचाने में व्यस्त है। ये जो हमले हैं ये बीजेपी कर रही है। अब जरा सुनिए हरीश रावत क्या कह रहे हैं और अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। तंत्र के अंदर कुछ बातें उठती हैं, कुछ विचार आते हैं। अशोक गहलोत जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं और उनके ऊपर पार्टी का बहुत बड़ा भरोसा है। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर निर्णय करेंगे उसको सब लोग मानेंगे, पार्टी के हित में सब लोग मानेंगे। पहले अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कोई चीज़ ज़रूर निकलेगी, क्योंकि ये अशोक जी और पूरी पार्टी चाहती है इस बात को। आप सामने ही देख सकते हैं, जहां एक और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने गहलोत जी को अगर फॉर्म भरने के लिए कहा भी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनको कितनी प्यारी है। ये आप समझ ही सकते हैं, कांग्रेस में ना दिशा है, ना नेता है और ना ही लगता है नेता की बात को कोई सुनने वाला है। ये तो कांग्रेस की हालत है। एक अनार 100 बीमार, ये कांग्रेस में है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं आखिर अब क्या होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, कौन किस पर भारी है, गहलोत भारी है या पायलट? क्या कमजोरी है, क्या ताकत है और क्या विकल्प है अब इनके पास, ये देखिए। अशोक गहलोत इधर बैठे नजर आ रहे हैं आपको, ये सचिन पायलट बैठे हैं। सोफे पर आराम जरूर कर रहे हो, लेकिन आराम है नहीं अभी। सबसे पहले ताकत देखिए, अशोक गहलोत का लंबा राजनीतिक अनुभव है। सचिन पायलट कांग्रेस का युवा चेहरा है इस वक्त राजस्थान में। गहलोत पार्टी कार्यकर्ताओं में उनकी गहरी पैठ है और सचिन पायलट गुर्जर समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है। राज्य की जनता पर मजबूत पकड़ रखते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट सीएम के तौर पर युवाओं की पसंद राजस्थान में इस वक्त बने हुए हैं। 3 बार मुख्यमंत्री होने का अनुभव अशोक गहलोत पर है और सीएम के लिए गांधी परिवार की पसंद है इस वक्त सचिन पायलट। राज्य में सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं अशोक गहलोत और 2018 में कांग्रेस को चुनाव जिताने का श्रेय अगर जाता है तो वो सचिन पायलट को जाता है। कमजोरी देखिए अब दोनों की क्या है। अशोक गहलोत कुर्सी का मोह उनसे छूटे नहीं छूट रहा है और सचिन पायलट विधायकों का कम समर्थन है सचिन पायलट के पास, यही उनकी बड़ी कमजोरी है। अशोक गहलोत पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा दिया अशोक गहलोत ने। गहलोत के मुकाबले सचिन पायलट को अनुभव कम है, यह उनकी कमजोरी है। निजी फायदे के लिए बगावत कराई अशोक गहलोत ने और सचिन पायलट सियासी तौर पर गहलोत से कमजोर हैं, यह है कमजोरी। मौका मिलते ही गांधी परिवार को धोखा दे दिया अशोक गहलोत ने, यह कमजोरी और बड़ी हो जाएगी उनकी। 2020 में बगावत से और कमजोर पड़ गए हैं सचिन पायलट। पार्टी के बहुत से विधायक इशारों में पायलट को अब गद्दार भी कहते हैं। विकल्प देखिए दोनों के पास क्या है। पहले आलाकमान को मनाए अशोक गहलोत, उनके पास यह विकल्प है, और सचिन पायलट आलाकमान के फैसले का इंतजार करें चुपचाप। सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी, वो जान रहे हैं जब लड़ाई गहलोत वर्सेस गांधी है तो मैं बोलकर उसे क्यों पायलट वर्सेस गहलोत करवाऊं, इसलिए वो चुप है। विकल्प गहलोत के पास ये, नहीं माने तो चुपचाप सीएम पद से हटें और जो आलाकमान कहे उसे चुपचाप मान ले सचिन पायलट, ये विकल्प है। गहलोत के पास विकल्प यह कि सीएम के लिए पायलट का समर्थन करें और सचिन पायलट अगर अध्यक्ष पद मिल जाए तो उसे स्वीकार कर लें, यानी राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए, मुख्यमंत्री न सही। गहलोत समर्थक को सीएम बनाने की जिद छोड़ दें और किसी और के सीएम बनने में रोड़ा न बने सचिन पायलट। वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहें जिससे नतीजे आने के बाद अपने आप को मजबूती से सामने रख सकें। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, अनिल विज क्या कह रहे हैं। बढ़िया है, हाईकमान जो आदेश करेगा मान्य। हाँ, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे सचिन भाई अगले, हो जाएंगे हालात, बड़ा परिवार है, छोट मोट होती रहती है, हो जाएंगे हालात। कांग्रेस पार्टी सर एक है, चाहे सचिन पायलट जी हो, सीएम पायलट को लेकर के क्यों इतनी ज्यादा? कुछ भी नहीं है सर, मीडिया ने बना रखा है, हम सारे एक हैं। सचिन पायलट को राजस्थान की जनता चाहती है, सचिन पायलट को ही सीएम बनाना चाहिए। नहीं, आला कमान जो कहेगा वो सभी मानेंगे। आला कमान पर भरोसा है कि नहीं? आला कमान में पूरा भरोसा है हमारे। युवा भी है, बिल्कुल। हमें क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल क्या है, जनहित की योजना है, उन्होंने
जानवरों के लिए भी दवाइयाँ मुफ्त में दिए, जनहित में। गहलोत साहब की जगह पायलट साहब भी होते तो योजना तो वो भी चलाते। इस समय पायलट साहब के पास कोई पद नहीं है तो वो योजना कैसे चलाएंगे? कमान सर्वोपरि है, हाईकमान सर्वोपरि है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत की योजनाओं के पीछे कांग्रेस जिंदा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कमजोर कर रहे हैं। भारत तोड़ो का यहाँ सिस्टम चल रहा है, कांग्रेस तोड़ने के अंदर इनका शामिल होंगे ये लोग। इनका एक ही मैसेज है, राहुल गांधी किसी भी प्रकार से मजबूत नहीं हो। ये आप दोनों के समर्थकों को सुन रहे थे। आगे आपको सुनाएंगे गृह मंत्री मध्य प्रदेश के क्या कुछ कह रहे हैं और हरियाणा के मंत्री अनिल विज क्या कह रहे हैं। लेकिन अब एक संभावना सभी के दिमाग में चल रहा है, क्या सचिन पायलट सीएम नहीं बने तो बीजेपी में चले जाएंगे? क्या सचिन पायलट पार्टी को तोड़ देंगे और बीजेपी का दामन थाम लेंगे, ठीक उस तरह जो उनके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े थे उस तरह से? सचिन पायलट क्या मध्य प्रदेश वाली स्थिति दोहरा देंगे? जरा विधानसभा की स्थिति देखिए, क्या सचिन पायलट ये कर सकते हैं या नहीं? कांग्रेस तोड़कर बीजेपी की सरकार राजस्थान में, ये देखिए विधानसभा आ गई आपके सामने। सचिन पायलट खड़े, अशोक गहलोत खड़े। अभी विधानसभा की स्थिति क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। प्ले कीजिए ग्राफिक्स आगे, ये आप देख रहे हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट आप देख रहे हैं। कांग्रेस के पास अभी हैं 108 108 विधायक, बीजेपी के पास है 70। और देखिए कुल सीट कितनी है, 200 कुल सीटें हैं विधानसभा की। राजस्थान में बहुमत के लिए चाहिए 101 सीट, यानी सरकार बनाने के लिए 101। कांग्रेस के पास 108 है, बीजेपी 70 और अन्य के पास है 22 सीटें। अब देखिए सचिन पायलट अगर खेल करते हैं, कांग्रेस को तोड़ते हैं और बीजेपी से जाकर मिलते हैं, तो ये देखिए अभी स्थिति क्या है। सचिन पायलट के खेमे में बताया जा रहा 25 विधायक हैं, गहलोत साहब के पास 83 विधायक हैं, बीजेपी 70, अन्य 22। सचिन पायलट अगर आकर वसुंधरा के साथ यानी बीजेपी के साथ खड़े हो जाएं तो देखिए जरा, 83 उधर चले गए, 70, 25 और अन्य में 22 हैं, 6 ही जोड़ दीजिए आप तब भी 101 हो जाता है। यानी यह संभावना हो सकती है सचिन पायलट बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं। तो आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अब क्या कुछ कह रहे हैं विधायक, क्या कह रहे हैं दोनों पक्षों के, सुनिए। इस पे मंजूर कर लो, मतलब मजा आ जाए, पता चल जाए काय कैसे नोटंकी कर रहे थे। धारीवाल की बुद्धि खराब हो गई, ये बेनकाब हो गई। प्रताप सिंह ने तो जन्म ही बीजेपी के घर में लिया है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, विधायकों से 1 to 1 मिलने में कहाँ दिक्कत आ रही है? हाईकमान जो भी करेगा ना मंचू, हम चाहते हैं कि जो अनुशासनहीनता करी है कोई तो हाईकमान उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हमारी पहली मान्यता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में मजबूत होवे, वो तभी पॉसिबल हो सकता है राजस्थान में सचिन पायलट मजबूत होवे। आरोप का है इसमें, अब ये तो प्रजातंत्र है, इसमें पार्टियों में प्रजातंत्र है, गलत संकेत नहीं गया। ये तो हाईकमान पे डिपेंड करता है क्या रुक रहता है। कुछ साथी ऐसे थे, विधायक साथी, जो अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से बात नहीं पहुंच पाई, तो फिर उसके बाद में इतना बड़ा निर्णय लिया। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो पूरा एपिसोड चल रहा है ये जल्दी इसका निस्तारण होगा। शीघ्र ही हाईकमान जो हमारा कांग्रेस पार्टी का है। अब आइए एक बुनियादी सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा, जो कुछ राजस्थान में हो रहा है गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले आपको याद होगा यही मध्य प्रदेश में हो चुका है, उससे पहले आपको याद होगा कुछ और राज्य में, पंजाब में ऐसा ही हो चुका है। किस तरह से सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह हुआ था, फिर चन्नी के साथ भी यही हुआ। तो पहली देखिए, अभी तक कांग्रेस ने सबक नहीं लिया, राज्य दर राज्य चौपट होते जा रहे हैं। पंजाब की बात कर लीजिए, कैप्टन सिद्धू में विवाद हुआ पंजाब में, इसी तरह से सीएम पद के 2 दावेदार हो गए वहां भी, और सिद्धू ने बगावत कर दी, जिसके बाद कलह का कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान हुआ, चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली। अगला राज्य देखिए मध्य प्रदेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ में घमासान हुआ। एमपी में कांग्रेस विवाद को निपटा नहीं पाई वहां पर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से किनारा हो गया, वहां भी सरकार गिर गई, बीजेपी में शामिल हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ गए, शिवराज को कुर्सी मिल गई, अभी भी नहीं सीखे। महाराज देख लीजिए, महाविकास अघाड़ी में वैचारिक जंग हो गई दरअसल, और 3 पार्टियों में तालमेल नहीं बना। ना तालमेल बनने की वजह से सबसे बड़ी फूट हुई शिवसेना में, शिवसेना के विधायक टूट गए, शिंदे ने महाअघाड़ी में बगावत कर दी और उद्धव की कुर्सी चली गई, फडणवीस शिंदे ने सरकार बना ली, अभी भी नहीं सीखे। गोवा देख लीजिए, राहुल गांधी ने वहां जोड़ो यात्रा शुरू की, गोवा से
पूरी पार्टी लगभग टूटकर बीजेपी में आ गई। बड़े नेताओं को नजरअंदाज किया गया। गोवा में भी दिगंबर कामत कांग्रेस से नाखुश चल रहे थे दरअसल, और गोवा के पूर्व सीएम हैं दिगंबर कामत, सोचिए पूर्व मुख्यमंत्री भी पार्टी छोड़ गया। 8 विधायकों समेत बीजेपी में चले गए, 11 में 8 चले गए, सोचिए सिर्फ 3 बचे। अब जरा सुनिए ये जो हालत है इस पर शर्म आनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक गहलोत के मंत्री और राज्यवर्धन राठौर, दोनों को सुनिए। ये कांग्रेस परिवार का मामला है, कोई बहुत बड़ा डेडलॉक नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। माकन साहब का, खड़गे साहब का हमारे दिल में बहुत सम्मान है, क्योंकि 1.5 महीने तक जब बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी, माकन साहब हमारे साथ होटल में थे। उन्होंने हमारा संघर्ष, हमारी सच्चाई, ईमानदारी देखी है। तो माकन साहब तो हमारे बड़े भाई हैं, खड़गे साहब हमारे बड़े भाई हैं। हमारे एमएलए ने कोई अपनी डिमांड उठाई तो सुनो, समझो, नहीं हो सकती तो वो बता दो, जो हो सकती है वो यस कर दो। इतना सा मामला है। इस वक्त लड़ना है, मरना है तो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के जुल्म के खिलाफ। हर 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी। माकन साहब से कल हमारी मुलाकात हुई है और उनको सब पता है कि हम कहां से, किसके साथ थे, कहां से चलकर आए। और फिर भी कोई बात है, अनुशासनहीनता लगती है तो अनुशासनहीनता का जवाब देंगे, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। एक दिन समस्याएं कांग्रेस हो जाएगी और कांग्रेस समस्या हो जाएगी। इनकी भ्रष्ट राजनीति की नींव में अब दीमक लग गई है। देखिए, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र कभी था ही नहीं। इन्होंने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है, और जब जब ये नाटक करा है लोकतंत्र का, तब इनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है। लेकिन इसके अंदर राजस्थान की जनता पिस रही है। राजस्थान को राहत देने के लिए असली में त्यागपत्र दे दें। आपने सुन लिया राज्यवर्धन राठौर को भी और प्रताप सिंह खचरियावास को। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, शुरू में मैंने आपको बताया क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे, क्या ऐसी संभावना है कांग्रेस पार्टी तोड़कर बीजेपी में जाएंगे? तो देखिए जरा, बीजेपी में लगभग सचिन पायलट की जाने की कोई उम्मीद और गुंजाइश नहीं है। क्यों? देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये सचिन पायलट हैं, अभी कांग्रेस में है, और इधर बीजेपी में सीएम की कुर्सी के लिए इतने उम्मीदवार हैं। सबसे पहले देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके बगल में मेघवाल, उनके आगे खड़े हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके पीछे खड़े हैं राज्यवर्धन राठौर, और उनके बगल में खड़े हैं अध्यक्ष सतीश पुनिया। तो 5 नाम हैं इस सीएम की कुर्सी के लिए। सचिन पायलट ये बात जानते हैं कि बीजेपी में जाएंगे तो सीएम की कुर्सी में 6ठे नंबर पर हो जाएंगे। यहां तो फिर भी दूसरे तीसरे पर हैं अभी, इसलिए बीजेपी में जाने की उनकी संभावना लगभग ना के बराबर है। बीजेपी में नो चांस, जगह ही नहीं है कुर्सी के लिए। अब आइए, अब आपको बताता हूं, पायलट दरअसल इस वक्त बीच मझधार में फंसे हुए हैं। जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या? उनके बगावत की भी आशंका है, लेकिन बगावत करके जाएंगे कहां? लेकिन ऐसा होता है बिल्कुल दिख नहीं रहा है। स्थिति यह है क्योंकि बीजेपी में उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। वहां पहले से बड़े बड़े गद्दावर नेता मौजूद हैं सीएम पद के लिए, जो मुख्यमंत्री की दौड़ में खुद भी शामिल हैं। सब उन्हें पीछे कर सीएम बनाना संभव नहीं है राजस्थान के अंदर, इसलिए सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा और अनिल विज। कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है। जैसे जैसे पदयात्रा आगे आती जाएगी, अभी गोवा में डूबी है, उसके पहले गुलाम नबी आज़ाद निकले थे, उसके पहले कपिल सिब्बल निकले थे, आनंद शर्मा ने इस्तीफा दिया था, मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक चले गए, राजस्थान का हश्र इस हफ्ते में आप देखेंगे अद्भुत होगा। इस दुल के टुकड़े 1000 होंगे, कोई यहाँ गिरेगा, कोई वहाँ गिरेगा। जो अशोक गहलोत अपने प्रदेश राजस्थान को नहीं संभाल सकता, उसको कांग्रेस पार्टी देश संभालने की जिम्मेवारी देना चाहती। कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस अपनी बातों को थोपना चाहती है। अगर डेमोक्रेसी है तो सिद्धांत तो ये कहता है कि विधायकों का गुप्त मतदान कराकर मुखिया का चुनाव करना चाहिए। लेकिन एक संभावना जरूर है, बेशक सीएम न बने, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह केंद्र में मंत्री की संभावना जरूर हो सकती है सचिन पायलट के लिए। अगर बीजेपी में नहीं जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी में जाएंगे सचिन पायलट? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्या आपके लिए विकल्प खुले रखे हैं सचिन पायलट ने? और क्योंकि संजय सिंह पहले तारीफ कर चुके हैं सचिन पायलट की, देखिए जरा आम आदमी पार्टी के साथ क्या संभावना है। आप
पायलट पर पहले डोरे डाल रही है और वो राजस्थान में भी पांव जमाना चाहती है। इसके लिए उसे गद्दावर नेता की दरकार है राजस्थान के अंदर। आम आदमी पार्टी की यह समस्या पायलट दूर कर सकते हैं। संजय सिंह पायलट की पहले तारीफ भी कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि सचिन पायलट कर्मठ हैं, मेहनती हैं, युवा नेता बता चुके हैं संजय सिंह। खबर है कि आम आदमी पार्टी सचिन पायलट से संपर्क में है, लेकिन पायलट ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी पंजाब में ऐसी कोशिश कर चुकी है पहले, जब वो सिद्धू को अपने साथ लाना चाहती थी। हालांकि तब उसे कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन सियासत में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। सुनिए जरा आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब वेंटिलेटर पर है, अपनी आखिरी सांसें ले रही है और कांग्रेस का अंत अब दूर नहीं है, कांग्रेस समाप्ति की ओर है। जो कल रात से हम राजस्थान में देख रहे हैं वो इस चीज़ को साफ कर देता है कि कांग्रेस स्वयं ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है और कांग्रेस पार्टी अपने आप को ख़त्म करके ही दम लेगी। कांग्रेस के पास वो ना शक्ति है ना वो ताकत है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके और इसीलिए भारत की राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक शून्यता आ गई है और आम आदमी पार्टी ही राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस की स्वाभाविक विकल्प बनती जा रही है। कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है और समाप्ति की ओर है। तो अब सवाल यह कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस इतनी कमजोर, कोई सुन नहीं रहा है, न राहुल गांधी की कोई सुन रहा है, न सोनिया गांधी की कोई सुन रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अब क्या होगा? कांग्रेस का बुरा हाल है। देखिए बुरा हाल क्यों है? वजह है पार्टी आला कमान, यानी ये तीन चेहरे यही पार्टी है और पार्टी यही है। सोनिया गांधी बुजुर्ग हो चुकी हैं, बीमार रहती हैं, पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहती हैं। एक ये वजह है क्योंकि उनकी सेहत लगातार खराब रहती है। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी हैं। राहुल भी पार्टी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी अगुवाई में पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव हारती रही। उनके खिलाफ पार्टी में आवाज उठती रही है अंदर से। उनके बयानों से भी पार्टी असहज हो जाती है, इस तरह के बयान देते हैं। प्रियंका वाड्रा के पास सियासी अनुभव नहीं है, उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाना बड़ा रिस्क हो सकता है पार्टी के लिए। यही वजह है कि पार्टी के नेता बेलगाम होने लगे हैं। जो कभी सिपासालार होते थे वो सब अब बगावत कर रहे हैं और क्योंकि पार्टी पर गांधी परिवार का कंट्रोल खत्म हो चुका है। गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती है और यही वजह है कि पार्टी का यह हाल है। आइए अब आपको सुनवाता हूं राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो कल का घटनाक्रम हुआ वो सियासी तौर पर पाखंड भी हो सकता है और यदि कोई परिस्थिति किसी भी रूप में बदल भी सकती है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि कांग्रेस का आलाकमान कमजोर है, जिसको न राजस्थान की कांग्रेस पार्टी से सरोकार है न राजस्थान के आवाम से सरोकार है। कुल मिलाकर हमारी फिक्र है कि इससे राजस्थान की जनता का नुकसान हुआ है। तो विरासत में अशोक गहलोत ने एक ऐसी सरकार छोड़ी है, कोई देवता आके भी यदि इसको पलटना चाहे तो मुझे लगता है परिस्थितियों को बदल नहीं पाएगा और कांग्रेस के लिए राजस्थान का मुझे लगता है ये एक आखिरी प्रयास है। उसके बाद 2023 और 23 के बाद कांग्रेस राजस्थान से हमेशा के लिए विदा होगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हिटलिस्ट में आरएसएस, उसके बड़े नेता और आरएसएस का मुख्यालय है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीएफआई के टारगेट पर रहे। ये तस्वीर देखिए जरा, पीएफआई समर्थकों ने पेट्रोल बॉम्ब फेंके हैं। जरा फुल स्क्रीन लीजिए, जरा एम्बियंस दीजिए इसमें। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर कन्याकुमारी की है। ये देखिए, ये बाइक से आए, बाइक सवार उतरता है, बाइक सवार, और उसके बाद देखिए किस तरह से एक के बाद एक पेट्रोल बॉम्ब फेंकता है गाड़ी के आगे। इसे प्ले कीजिए प्लीज। और ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए हाथ में लेकर आ रहा है पेट्रोल बम। एक फेंका, दूसरा फेंका है और देखिए दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ी में आग लग गई है। उसके बम फेंकने के बाद पीछे बाइक सवार इंतजार कर रहा था, वो आया है और लेकर चला गया। 10:51 की घटना है, बाइक सवार लेकर चला गया। पीएफआई पर एक्शन के बाद ये तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई तरह, ये देखिए फुल स्क्रीन लीजिए। ये देखिए एक के बाद एक 3 पेट्रोल बॉम्ब फेंके इसने। ये जो आप देख रहे हैं आरएसएस के कार्यकर्ता का घर बताया जा रहा है। ये देखिए 1, 2 और ये 3, एक के बाद एक 3 पेट्रोल बॉम्ब फेंके हैं और उसके बाद बाइक से चला गया। अगर आप ध्यान से देखिए, दौड़ कर आता है, तीनों बॉम्ब, पेट्रोल बॉम्ब फेंकता है घर के अंदर आरएसएस कार्यकर्ता के, और उसके बाद देखिए बाइक वाला आगे आता है, बाइक सवार
के साथ बैठकर भाग जाता है। वहां से महिलाएं गुजर रही हैं, वो देख रही हैं आखिर अचानक क्या हो गया, और ये पेट्रोल बम फेंककर भाग जाता है। दूसरी स्कूटी पर देखिए महिला गाड़ी रोकती है, लेकिन तब तक वो ये बम फेंककर भाग जाता है। पीएफआई पर एक्शन के बाद आरएसएस पर ये हमले बढ़ गए। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये बम फेंकता है और भाग जाता है। ये देखिए फुल स्क्रीन लीजिए जरा, काली शर्ट में पेट्रोल बम निकालता है और दुकान पर एक के बाद एक ये पेट्रोल बम फेंक रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो हमले ये बता रहा है कि पीएफआई के टारगेट पर आरएसएस समर्थक, आरएसएस कार्यकर्ता, आरएसएस के नेता हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो आइए अब सवाल यह है कि पीएफआई की जो हिट लिस्ट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले थे। अब बड़ी खबर यह आई है कि आरएसएस के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टारगेट पर हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। केंद्र सरकार जो एक्शन ले रही है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा और ऐसे अपराधियों को और अपराध समर्थकों को सजा मिलके ही रहनी चाहिए। क्या पीएफआई बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था? पीएफआई सदस्यों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पीएफआई के लोग इसको लेकर खतरनाक प्लान बना रहे थे। पहले ही खुलासा हो चुका है कि पीएम मोदी भी पीएफआई के निशाने पर थे। सवाल यही है कि खुद को सामाजिक संगठन बताने वाले पीएफआई के मंसूबे क्या हैं? देश विरोधी साजिश, आतंकियों की फंडिंग का सनसनीखेज आरोप। ऐसे में सवाल यही है, क्या पीएफआई पर बैन लगाना ही आखिरी रास्ता है? और आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर जो पीएफआई के टारगेट पर बताया जा रहा है, यह है नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर। इस हेडक्वार्टर पर पीएफआई की नजर है। पीएफआई दरअसल उनकी हिटलिस्ट में आरएसएस का मुख्यालय जो कि नागपुर में है वो है। आइए अब आपको बताता हूं पीएफआई का पूरा कच्चा चिट्ठा, कैसे उन्होंने अपनी टारगेट लिस्ट तैयार कर रखी है। ये देखिए जरा। तो पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस के सूत्रों से यह बड़ी खबर मिली है। आपको बताऊं, पीएफआई के निशाने पर आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं। बड़े नेताओं के बारे में जानकारी जुटाई गई है। आखिर कौन कौन से वो नेता हैं। नागपुर में संघ मुख्यालय पर इनका हमले का प्लान था। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई दशहरे के मौके पर, जी हां, त्योहार के मौके पर, दशहरे के मौके पर हमले की तैयारी थी। दशहरे पर पथ संचलन कार्यक्रम होता है दरअसल, और पीएफआई ने कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी जुटा ली थी, पूरा खाका तैयार किया था। पीएफआई के टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रह चुके हैं। पीएफआई वर्कर शफीक पायथे के रिमांड नोट से इस बात का खुलासा हुआ है। शफीक की गिरफ्तारी केरल के कोझिकोड से हुई थी और शफीक पायथे के रिमांड नोट में ईडी ने इन बातों को कहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश केरल में ही रची गई थी और बिहार में पीएम की रैली में हमले की साजिश थी। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में रैली की थी। उस दौरान आपको याद होगा एनआईए के एक्शन से पीएफआई बौखलाया हुआ है। छापेमारी के खिलाफ देश भर में पीएफआई ने बंद बुलाया है। कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन भी किए गए हैं। तमिलनाडु में बीजेपी ऑफिस पर भी हमला किया गया। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। तमिलनाडु में कई स्थानों पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं पीएफआई पर एक्शन पर। Of the left-led government to the people who create violence, who support violence, who believe in violence, the support by the state government is something which is very, very serious and which we have to understand. The state-sponsored lawlessness is also one of the reasons. तो पीएफआई पर जोरदार एक्शन हुआ है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, 22 सितंबर को 15 राज्यों में पीएफआई पर छापेमारी की गई। पीएफआई के खिलाफ ईडी एनआईए का ऑपरेशन हुआ है। एक साथ पीएफआई के 93 ठिकानों पर रेड हुई थी। 15 राज्यों से 106 पीएफआई वर्कर्स की गिरफ्तारी की गई है। संगठन प्रमुख ओमा सालम भी गिरफ्तार हुआ है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र से भी इसकी गिरफ्तारियां हुई हैं। राजधानी दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 19 सदस्यों की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई थी। इन्हें पेश किया गया था। एनआईए ने सभी 19 सदस्यों को पेश किया। पीएफआई पर एक्शन का फैसला
4 अगस्त को हुआ था और गृह मंत्री शाह के बेंगलुरु दौरे के बाद यह पूरा प्लान बनाया गया था। पीएफआई पर यह एक्शन हुआ अब तक। आइए अब आपको मैं सुनवाने जा रहा हूं एसडीपीआई, पीएफआई का ही एक विंग है एसडीपीआई, वो खुलेआम धमकी दे रहा है आरएसएस को कि 10 सेकंड में आरएसएस पर क्या कर सकता है। सुनिए जरा। ഞങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷകനെത്ത അല്ലാഹുവേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാടുന്നില്ല എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം കൊടുത്തവരാണ്। अब सवाल यह है पीएफआई पर क्या बैन लगेगा और पीएफआई पर अब तक बैन क्यों नहीं लगा है, यह बड़ा सवाल है। और कैसे लगेगा पीएफआई पर बैन, यह आपको बताता हूं। साल 2007 में पीएफआई का गठन हुआ और 3 मुस्लिम संगठन को मिलकर पीएफआई बनाया गया। कहा जाता है कि सिमी पर बैन के बाद पीएफआई बनाया गया। शुरुआत में सिमी के लोग ही पीएफआई में मुख्य पदों पर थे। बम धमाकों में नाम आने के बाद सिमी पर बैन लगा दिया गया। पीएफआई 15 सालों में 20 से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है। देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप पीएफआई पर हैं। टेरर फंडिंग के संगीन आरोप पीएफआई पर लगे हैं। आईसिस और जैसे संगठन के लिए युवाओं को भर्ती का आरोप है पीएफआई पर। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। यूपी सरकार ने केंद्र से बैन लगाने की मांग की है। असम सरकार ने कहा इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे संगठन पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने प्रतिबंध की मांग की है पीएफआई पर। पसमानदा मुस्लिम समाज ने बैन की आवाज उठाई है। पीएफआई खुद को सामाजिक संगठन बताता है। अगर आतंकी गतिविधि के आरोप सही पाए गए, ये जो एक्शन हो रहा है इससे होगा क्या, इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये इस एक्शन के बाद पीएफआई पर बैन होगा। गृह मंत्रालय बैन लगाने में देरी नहीं करेगा। आने वाले वक्त में यही एक तरीका है पीएफआई पर लॉक लगाने का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको बताऊं कि 2024 तक, जी हां, बीजेपी के अध्यक्ष अब जेपी नड्डा जो है 2024 तक होंगे। 24 तक जेपी नड्डा को कमान दे दी गई है। 24 में विधानसभा, देश में लोकसभा चुनाव है, उसके बाद 24 से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तो आइए अब आपको बताते हैं 24 तक जो कमान दी गई है उसके तहत क्या कुछ वजह है। जेपी नड्डा का कार्यकाल और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल बीजेपी में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होगा। 2024 तक जेपी नड्डा ही अध्यक्ष रहेंगे और बीजेपी सूत्रों से यह बड़ी जानकारी मिली है। 2024 में आम चुनाव की जिम्मेदारी नड्डा को मिलेगी। नड्डा जुलाई 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। 20 जनवरी 2020 को नड्डा पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल दरअसल 3 साल का होता है और 19 के हिसाब से 22 तक कार्यकाल पूरा हो गया। नड्डा का कार्यकाल 2023 में दरअसल समाप्त हो रहा है। बीजेपी में लगातार 2 कार्यकाल मिलने का प्रावधान है। 3-3 साल के लिए 2 कार्यकाल मिल सकते हैं। अगले 2 सालों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक बार फिर नड्डा को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर आई है पड़ोसी मुल्क की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो गई है। कैसे शहबाज शरीफ की कैसे बेइज्जती हुई है पहले आपने देखा होगा, लेकिन पाकिस्तान की एक और मंत्री है, सूचना मंत्री, उनकी लंदन में इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। मरियम औरंगजेब थी लंदन में, यानी पाकिस्तान की मंत्री लंदन में थी और लोग चोर चोर की नारे लगा रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा और सुनिए। चोरनी खा के लूट के और खा गए और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये मरियम औरंगजेब जा रही है। ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े बड़े दावे करती है और दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। ये देखो, ये चोरों की सरदार नहीं है, चोरनी ये आप देख रहे हैं जिन्हें ये एम्बियंस भी दीजिए बराबर से, ये जिन्हें आप देख रहे हैं ये मंत्री हैं, शहबाज शरीफ की मंत्री हैं, सूचना मंत्री है पाकिस्तान में। लोग मरियम औरंगजेब को चोर चोर कह रहे हैं। लंदन में हो रहा है ये सब, सुनिए जरा फिर से। और दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। ये देखो, ये चोरों की सरदार नहीं है, चोरनी
पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के मरियम औरंगजेब जा रही है। ये आइए, मरियम औरंगजेब है। तो आपने देख लिया, ये लंदन में जो पाकिस्तानी रहते हैं उन्होंने ही अपनी मंत्री को घेर लिया। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद बहस हुई, मंत्री जी बैठी हैं वहां, लोगों से बहस हुई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, क्या कुछ कह रही है मंत्री साहिबा, सुनिए, बड़ा ही एम्बियंस। हम सब आपस में खबर बहने, हमारे बच्चे, आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोगों की बहनें, ये तरीकाकार पाकिस्तान के इमेज के लिए खराब है। आपने मुझसे 3 सवाल किए, मैंने आपको जवाब दिए। This is the way to have a decent. So what is the way for us, overseas Pakistanis, to what is the proper way that you are saying appropriate way? The only way of your expression is one, your voice. Number 2 is your vote. अब ये जरा तस्वीर देखिए, ये खड़े नवाज शरीफ और ये खड़े शहबाज शरीफ और ये खड़ी हैं वो मंत्री साहिबा जिनको चोर चोर के नारे लग रहे थे। दरअसल लंदन गए हुए शहबाज शरीफ के भाई हैं नवाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलने लंदन गए और ये मंत्री भी गई थी उनके साथ। इनको पता नहीं था कि पाकिस्तानी जो लंदन में रहते हैं वो ऐसे ऐसे विशेषणों से इनका स्वागत करेंगे, बिल्कुल इल्म नहीं था, लेकिन ये हो गया। लेकिन ये पहली बार इनके साथ नहीं हुआ, ये शहबाज शरीफ के साथ भी सऊदी अरब में हुआ। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, शहबाज शरीफ सऊदी अरब में थे, मक्का में, वहां लोग चोर चोर के नारे लगा रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए, यानी मंत्री तो मंत्री, प्रधानमंत्री को भी लोग चोर कह रहे हैं। सुनिए, अब आप ध्यान से देखिए, शहबाज शरीफ जा रहे हैं सुरक्षा दस्ते के साथ और लोग पीछे से चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। आइए आइए, अब मैं आपको बताता हूं कि ये पाकिस्तान की गली गली फजीयत हो क्यों रही है, क्यों पाकिस्तान को लोग चोर चोर चिल्ला रहे हैं। वजह है ये, दरअसल मरियम औरंगजेब का लंदन में विरोध हुआ और पाकिस्तान की सूचना मंत्री है मरियम, उसके बाद यह खबर सामने आई, लंदन की सड़क पर मरियम का विरोध हो रहा था, लोगों ने उन्हें घेर कर नारेबाजी की, चोर चोर के नारे लगाए। बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे पर मरियम को घेरा क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ आई है, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, और यहां मंत्री और प्रधानमंत्री लंदन में घूम रहे हैं। पूछा, जनता बाढ़ से परेशान है और नेता विदेश में। बाढ़ से पाकिस्तान में हजारों लोगों की मौत हो गई है, लाखों बेघर हो गए हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ का भी विरोध हुआ था सऊदी अरब में, वहां भी नारेबाजी शहबाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। पाकिस्तान के नेताओं पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, हजारों करोड़ रुपए विदेशों में जमा करने के आरोप हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता है पूरी तरह से। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 200 रुपए से ज्यादा है, 5 किलो आटे की कीमत 300 रुपए से ज्यादा है। विदेश दौरे पर नेताओं का विरोध होता है और विदेश में रह रहे पाकिस्तानी विरोध जताते हैं, लानत भेजते हैं अपने ऐसे नेताओं और मंत्रियों पर। लेकिन ये तो पाकिस्तान की बात हो गई, भारत की कोई तुलना नहीं है। लेकिन सुनिए जरा, सुना रहा हूं आपको कैसे मरियम औरंगजेब जो मंत्री हैं और जो प्रदर्शनकारी थे, दोनों को सुनिए। एक खातून है तो आपकी बहन है, आपकी अपनी भी बहन होगी, अपनी भी वालदा होगी, अपने भी घर में लोग होंगे। अगर आपकी अपनी वालदा को या आपकी अपनी बहन को किस तरह सड़क के ऊपर आप हैरास करेंगे, आपको अच्छा लगेगा? वो औरत जो मुल्क का सारा पैसा खा गई, मुल्क डूब रहा है वहाँ पर, और यहाँ पर ये लोग अयाशियां मार रहे हैं इस तरह से सबसे महंगी जगह पर जाकर कोक्स पी रही है। तो पाकिस्तानी जनता का गुस्सा लाजमी है। मंत्री देश में हो, लोगों को संभाले, या विदेश में घूम रहा है। लेकिन खैर तुलना नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कोई, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं, देख लिया पाकिस्तान में मंत्रियों का हाल क्या है, इसका एम्बियंस दे सकते हैं आप। ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वागत हुआ अमेरिका में, वो तस्वीरें हैं। ये बताता है कि कोई तुलना ही नहीं है भारत और पाकिस्तान में और मंत्रियों में, और यही वजह है कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी आवाम भी मोदी को मांग रही है कि हमें भी मोदी जैसा एक नेता, एक प्रधानमंत्री मिल जाए। तरस रहे हैं बेचारे, सुनिए जरा। मोदी एक क्लास का नाम है, इंडिया के लिए मोदी एक समझ लें कि तैयब उर्दगान है। लोग उसे पूछते हैं, लोग उसे मानते हैं, और इंडिया के लिए वो आउटस्टैंडिंग मैन है।
और इंडिया के लिए बहुत अच्छा जा रहा है। में नवाज शरीफ साहब का महल बन रहा था, ये वाला जो उनका महल है, और उधर इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही थी। जब हम उनकी बात करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस आर प्लेइंग देयर रोल। तो जो अगर देखा जाए पावर के लिहाज से, तो उस लिहाज से इस वक्त नरेंद्र मोदी इन अपकमिंग ईयर्स ही कैन बी द मोस्ट पावरफुल लीडर, नो डाउट। यार मुझे तो फिलहाल लगता है कि मोदी बेस्ट है। तो जब से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया ना, तो उनकी जब से गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तब से जो उनकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क है। वो एक्सपोर्ट हो, IT फील्ड हो, वो फॉरेन रिजर्व हो, या कोई भी चीज़ हो, उसमें वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करके चले गए। यार इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है। इंडिया से तो हम 30 से 40 साल पीछे हैं। वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही है, यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मोदी जितना मर्जी हम उसको गंदा कहें, लेकिन वो अपनी आवाम का सोच रहे हैं। लीडर स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली आपकी आवाम स्ट्रांग होगी, आपकी आवाम स्ट्रांग होगी तो आपके मुल्क ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेगा। तो मोदी को नंबर 1 मिलना ही चाहिए। देखिए जो मोदी है ना, वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा लीडर है, नो डाउट, कोई ऐसा उसमें दो राय नहीं है। उतनी इंडिया ने 60 सालों में तरक्की नहीं की जितनी उसने अपने 8 सालों में इंडिया को ऊपर लेके गया है। इंडिया की बात की जाए, नरेंद्र मोदी उनको एक हीरा मिला है, ठीक है, और वो अपने मुल्क के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। मैं कहता हूँ ये कोरोना वाला सीन ना आता तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंडिया चाइना को काट के जा रहा था कि तो पाकिस्तान में भी मोदी मोदी हो रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है आज की, हिजाब से जुड़ी हुई। ईरान में हो रही है हिजाब उतारो क्रांति। हिजाब महिलाएं उतार रही हैं, फेंक रही हैं, लेकिन उल्टा भारत में देखिए क्या हो रहा है। ये कर्नाटक में हिजाब पहनाओ क्रांति हो रही है। हिजाब के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है स्कूल के बाहर। ये आप देख रहे हैं, ये आज हिजाब के लिए प्रोटेस्ट हुआ है। विचित्र स्थिति है, सोचिए जरा, जो इस्लामिक मुल्क है वहां हिजाब उतारो क्रांति हो रही है और यहां हिजाब पहनाने पर तुले। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं बेंगलुरु का प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, उग्र प्रोटेस्ट, बैरिकेडिंग हटाने की स्थिति, तोड़ने की स्थिति आ गई। ये देख रहे हैं पुलिस के सामने गुत्थम गुत्था हो रहा था, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी रोकने के लिए। ये मैं आपको तस्वीरें बेंगलुरु की दिखा रहा हूं। भारत अब जितने इस प्रोटेस्ट में शामिल थे या इस जहनियत के जितने हैं, उन्हें अगली तस्वीर दिखा रहा हूं ईरान की। अगली तस्वीर दिखाई, ये ईरान में आप देख रहे हैं, ये ईरान की तस्वीर है। हिजाब उतारने के प्रोटेस्ट में युवाओं ने अपने सर मुंडवा लिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। वहां के जो युवा हैं, जो पुरुष हैं, जो मर्द हैं, वहां हिजाब के विरोध में वहां लोगों ने अपने सिर मुंडवा लिए। देखिए जरा, मशीन चलवा रहे हैं सिर पर, हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए जरा, ये आप तस्वीरें ईरान की देख रहे हैं। कोई अब से कुछ वक्त पहले तक कल्पना नहीं कर सकता था कि ईरान में हिजाब के खिलाफ ऐसा प्रोटेस्ट होगा। हिजाब 1980-79 से वहां अनिवार्य है, बिना हिजाब आप निकल नहीं सकते। मोरल पुलिस घूमती है, वो आप पर एक्शन ले लेगी। लेकिन अब देखिए ये ईरान से अलग तस्वीर आ रही। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देखिए जो उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान में, आगजनी हो रही है। देखिए सड़कों पर रोज इस तरह के प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं। बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर फाड़ दिए गए, रईसी से लेकर खमनेई तक पोस्टर उनके उतार दिए गए। ये जो हंगामा देख रहे हैं ईरान का है। अगली तस्वीर दिखाइए, हिजाब के विरोध में है। ये देखिए, ये पुलिस रोक रही है, मारपीट कर रही है सड़कों पर। ये देखिए एक महिला को पकड़ लिया है, उसको पीट रही है पुलिस, और महिला लड़ रही। महिलाएं देखिए सड़कों पर पुलिस वालों से लड़ रही है, महिलाएं हिजाब के विरोध में लड़ रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, टीयर गैस, आंसू गैस के गोले प्रोटेस्टर्स पर, प्रदर्शनकारियों पर दागे गए। उसके बाद देखिए भगदड़ मची है। ये तस्वीर आप ईरान की देख रहे हैं, किस तरह से एक के बाद एक ये रोज इस तरह के प्रदर्शन ईरान में हो रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये जो लड़की देख रहे हैं इसका नाम है हदिस नजाफी। हदिस नजाफी को एक के बाद एक 5 गोलियां मारी गई। 5 गोलियां मारी गई हैं क्योंकि ये हिजाब का विरोध कर रही थी। एक और हत्या कर दी गई सिर्फ हिजाब ना पहनने को लेकर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं, ये लड़की ने हिजाब उतार दिया है और पोनी टेल बांध रही, ये भी ट्रेंड कर रहा है और जा रही है वो लड़ने के लिए। ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है इस वक्त। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और ये जो महिला जिसे गोली मारी गई है 5, ये उसकी तस्वीर है। उसके बाद महिला की मौत हो गई। तो सवाल ये है, 6 गोली मारी गई। अब आपको बताते हैं हिजाब ने एक और जान ले ली है। देखिए इससे पहले कई मौतें हो चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है हदीस नजफी। इनकी उम्र महज 20 साल थी। दरअसल हदीस नजफी कॉलेज की छात्रा थी
पढ़ाई करती थी। तेहरान से सटे कराच शहर में प्रदर्शन हो रहा था। हदीस प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी वहां पर, लेकिन हदीस बिना हिजाब के प्रदर्शन कर रही थी और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया, गोलियां चलाई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसके बाद हदीस की छाती, गर्दन और चेहरे पर जाकर गोली लगी। 6 गोलियों ने हदीस को छलनी कर दिया और उनकी मौत हो गई। हदीस नजफी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब तक हदीस नजफी की मौत हो चुकी है। तब तक अस्पताल में भर्ती कराने के बाद, आइए अब आपको दिखाता हूं कुछ और तस्वीरें जो सामने आई हैं। नजफी का अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद प्रोटेस्ट और बड़ा हो गया। ये देख रहे हैं आप, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई। ईरान में ही महिलाएं पहुंची हैं। नजफी की तस्वीर और आप देख रहे हैं आगे पुष्प अर्पित किए गए। अगली तस्वीर दिखाइए। ये पहली मौत नहीं थी। अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है माशा अमीनी। माशा अमीनी पहली प्रदर्शनकारी थी। महशा की तस्वीर देनी है आपको यहां, और ये आप देख रहे हैं पहली मौत जो है वो अमीनी की हुई थी, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। अगली तस्वीर दिखाइए। वेंटिलेटर पर काफी वक्त तक रही। अगली तस्वीर दिखाइए प्लीज। ये आप देख रहे हैं अमीनी की तस्वीर, जब उन पर हमला हुआ हिजाब ना पहनने पर और वो कोमा में चली गई। तो हिजाब पर कितनी हत्याएं अब तक हो चुकी हैं, ये आपको बताने जा रहा हूं ईरान में, जिसके बाद वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट की खबरें इस तरह की मिल रही हैं। लेकिन ये अपने आप में एक नजीर पेश कर रही है। 32 साल की, देखिए जरा कितनी हत्याएं हुई हैं इन हिजाब ना पहनने और प्रोटेस्ट को लेकर। गजाले चेलावी 32 साल की पर्वतारोही थी और अमोल शहर में प्रदर्शन कर रही थी। उस वक्त पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई है। हन्ना किया 23 साल की उम्र थी और नौशहर सिटी में प्रदर्शन कर रही थी। हन्ना, पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई है। महसा मुगोई महज 18 साल की उम्र थी। इस्फहान शहर में प्रदर्शन कर रही थी और पुलिस की गोली से मौत हो गई। मीनू मजीदी 2 बच्चों की मां थी। करमाशाह शहर में प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन के दौरान घायल होने के बाद उनकी मौत हो गई। इरफान रजई 21 साल का छात्र अमोल शहर में प्रदर्शन कर रहा था और पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। ये अब तक जाने गई हैं प्रदर्शन की वजह से। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रदर्शन किस कदर आगे बढ़ गया है कि देखिए महिलाएं अपने बाल काट रही हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रोटेस्ट में महिलाएं अपने बाल काट रही हैं। दरअसल आपको बताऊं, हिजाब का जो मकसद है वो बालों को छिपाना है। पहले तो महिलाओं ने हिजाब उतार दिया और हिजाब उतारने के बाद अब अपने बाल भी काट रही हैं। ये उनके प्रदर्शन का तरीका है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। और ये जो बाल काट रही हैं, ये आप देख रहे हैं अंतिम संस्कार का वक्त है। ये अंतिम संस्कार हो रहा है और उस वक्त महिलाएं रो भी रही हैं, बिलख रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और अपने बाल भी काट रही हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं आजादी के नारे लग रहे हैं। आजादी के नारे लग रहे हैं। एम्बियंस बढ़ाइए इसका। ये जो आप देख रहे हैं ये ईरान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर दिखाइए सर। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन सवाल बुनियादी ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि अब तक जो नजीर सामने आ रही है, ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि किसी को आप बांध कर नहीं रख सकते। निजी स्वतंत्रता, भारत में राइट टू इक्वालिटी, किसी को भी आजादी है कैसे रहना है, कैसे जीना है। यही ईरान में, इसी के लिए ये महिलाएं लड़ रही हैं। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। कहीं ना कहीं राजस्थान के रण में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रखी है उससे जुड़ा हुआ एक एक्सक्लूसिव वीडियो केवल और केवल रिपब्लिक। उस वीडियो में किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल